हिमाचल के सीएम की प्रतिक्रिया चर्चा को शुरू वापस करने से पहले। और धन की ताकत धन वाला है। जनता की ताकत से जो सरकारें चुनकर आती है उनको जनता चुनकर भेजती है कि 5 साल के लिए कार्य करें। और 5 साल के कार्यकाल के बाद हिमाचल की जनता इतनी जागरूक है कि अगर कार्य अच्छा नहीं करते तो बदल देती है। लेकिन 14 महीने में जिस प्रकार जनता की वोट से चुनकर आई हुई सरकार को गिराने का प्रयास किया और नोट के दम से सत्ता की कुर्सी हथियाने की कोशिश जो भारतीय जनता पार्टी ने की है, जो हिमाचल की जनता की भावनाओं का सौदा भारतीय जनता पार्टी ने किया, उस आधार पर ये चुनाव जनता लड़ रही है। ये चुनाव कोई सरकार बचाने के लिए नहीं है, सरकार बनाने के लिए भी नहीं है। हमारी सरकार अगले 3.5 साल पूरी चलेगी, लेकिन ये चुनाव जो है ये आम चुनाव ना होकर हिमाचल की जनता के लिए विशेष चुनाव है। वो विशेष चुनाव के भविष्य में जहां देवी देवता हमारी संस्कृति के प्रमुख अंग है, भविष्य की राजनीति को अगर साफ सुथरा रखना है तो मेरी हिमाचल की जनता से ये अनुरोध है कि ये चुनाव जनता का चुनाव है, जनता को जीतना होगा। और जो इस चुनाव में जनता जीतेगी और धनबल हारेगा, जनबल की जीत होगी, धनबल की हार होगी। सर, अग्नि परीक्षा ये भी है क्योंकि 6 बाईपोल्स हैं, 4 जो सीट्स हैं उनके ऊपर तो लोकसभा के लिए है, लेकिन 6 बाईपोल्स हैं। और ये बीजेपी का लगातार दावा रहा है कि हिमाचल की सरकार हम 5 साल पूरा चलने नहीं देंगे, यानी इस चुनाव के साथ साथ आपकी सरकार को भी हिला देंगे। यही तो अच्छा हुआ, क्योंकि 10 के 10 चुनाव जब जनता लड़ रही है, अब 4 जून को 10 के 10 जब चुनाव का परिणाम आएगा, जब जनता लड़ती है ना चुनाव, तो निश्चित तौर पर 4 जून को जो ये कहते हैं अहंकार से भरकर, उसका परिणाम जनता सिखाएगी। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारी सरकार बिल्कुल निश्चित तौर पर है। 1 महीना 9 विधायकों को हिमाचल की सीमा के अंदर नहीं आने दिया। कभी हरिद्वार घुमाया, कभी ऋषिकेश घुमाया, कभी ललित होटल में घुमाया, कभी पंचकुला के हयात में घुमाया। हमारे 34 विधायकों ने कोई ईमान नहीं बेचा। अब ये जो 6 होंगे ना, फिर 40 होंगे, फिर और भी चुनाव है, फिर उससे भी बढ़ेंगे। वो तो ये बोल रहे कि 6 उनके होंगे और देखिए 10 चौका भी लगाएंगे और छक्का भी लगाएंगे। चलिए, वो तो 4 जून को चौका किसका लगता है और छक्का किसका लगता है वो पता लगेगा। सर, मंडी में सबसे बड़ी लड़ाई है, कांटे की टक्कर है विक्रमादित्य। कहीं कोई जब जनता चुनाव लड़ती ना तो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर लड़ती है। इस बार प्रदेश की जनता ने ये तय करना है कि आपके वोट की अहमियत को बनाए रखने के लिए चुनाव हो रहा है। आपके वोट से चुनकर विधायक जाते हैं और राजनीतिक मंडी में बिक जाएं। तो 4 जून को किसका चौका लगता है, किसका छक्का लगता है, ये हम देखेंगे। सिद्धार्थ यादव कह रहे हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल को लेकर, हिमाचल के चुनावों को लेकर कैसे सरकार गिराने की कवायद बीजेपी ने की, और तेजस्वी दूसरी तरफ कह रहे हैं कि इसके बाद बीजेपी सफा चट हो जाएगी। वाकई में जो विपक्ष कह रहा है, इस तरीके की एंटी इनकम्बेंसी फील कर पा रहे हैं क्या? देखिए, पुण्यवाजी मैं मानता हूं कि ये पहला चुनाव है जिसमें देश में 10 साल की एक सरकार चलने के बाद मेरी आवाज थोड़ी एको हो रही है। हाँ, एको हो रही है सर आपकी आवाज। टीम से कहूंगी इसको प्लीज करेक्ट करेंगे, बोलिएगा सर। एक सरकार चलने के बाद पहली बार अगर सिद्धार्थ जी, आपको फिर से मैं कनेक्ट करती हूँ, फिर से कनेक्ट करूंगी, मैं आती हूँ फिर आपके पास। अदिति, आपसे यही सवाल है मेरा, क्योंकि विपक्ष बहुत इस मजबूत नैरेटिव के साथ आगे बढ़ रहा है कि इसके बाद बीजेपी सफा चट, नाराजगी कहीं कहीं है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनका जिक्र हमारे एनालिस्ट भी करते हैं। वाकई में ये एंटी इनकम्बेंसी का स्कोप है क्या? क्योंकि बीजेपी तो कंटिन्यूअसली वही 400 पार की बात कर रही है अभी भी। देखिए, विपक्ष जो भी कह रहा है, जमीन पर जो नजर आ रहा है वो 2 चीजें समझते हैं। देखिए, 10 साल कोई भी सरकार शासन करेगी तो उसके साथ एंटी इनकम्बेंसी आएगी ही आएगी। अब वो 10% आती है या 90%, वो डिपेंड करता है कि आपने वो 5 साल कैसे निकाले। लेकिन अब आते हैं नरेंद्र मोदी सरकार पे, तो जो 90% आनी चाहिए वो नहीं है। नरेंद्र मोदी, जैसे आप बिहार का जिक्र कीजिए, बिहार एक ऐसा राज्य बन गया है जहां पर नरेंद्र मोदी ही फैक्टर है। आज भी जब चुनाव है तो फैक्टर, केवल जो स्टार फैक्टर है वो नरेंद्र मोदी है। नीतीश कुमार, जिनको माना था स्टार फैक्टर, वो डाउन होते जा रहे हैं, लेकिन गेम से आउट नहीं हुए हैं। उन पर आज भी जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के जो वोटर है उन कंधे पर माना जा रहा है। फिर
अच्छा बेहतर क्लाइम कर रहे हैं तेजस्वी यादव। ठीक वैसे ही पूरे देश में नरेंद्र मोदी को देखते हुए ही चुनाव हो रहे हैं, जबकि लोकल मुद्दों पे चुनाव हो रहे हैं, फिर भी नरेंद्र मोदी का चेहरा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि उनके साथ साथ जो 10% एंटी इनकम्बेंसी जमीन पे दिख रही है, जिसको विपक्ष 90% बता रहा है, वो है कैंडिडेट से इशू। अगर जिनकी टिकट नहीं कटी है, जो पुराने हैं, उनसे इशू। कैंडिडेट एक इशू है, ना कि नरेंद्र मोदी। हाँ, अब क्योंकि लोकल मुद्दे हैं तो नाली का भी बात है। लेकिन अदिति, ये आपने कहा लोकल मुद्दे इस बार हैं, लेकिन अमूमन जब हम लोकसभा चुनाव देखते हैं तो हम राष्ट्रीय मुद्दों की बात करते हैं। बिल्कुल, वो राष्ट्रीय मुद्दे ज्यादा इंपैक्टफुल होते हैं। लेकिन इस बार ये चेंज हुआ कि आप कह रहे हैं लोकल मुद्दे, और बहुत जगह वो हैं, लेकिन जो इंटैक्ट रहा वो क्या रहा, ये भी फैक्ट है कि हर जगह लोग ये कहते हैं कि ठीक है, हमें कैंडिडेट पसंद नहीं है, या जिसको दोबारा से रिपीट किया गया है हमें उससे समस्याएं हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी तो है ही। मोदी नाम का ये जो फैक्टर है, जैसे पूर्णिमा आपने कहा, ये आप देख लीजिए पार्लियामेंट चुनाव में 2014-19 में लोकल मुद्दे नहीं थे, क्योंकि एक मुद्दा था, चाहे फिर वो राष्ट्रवाद का हो, चाहे फिर वो भ्रष्टाचार का हो। लेकिन इस बार कोई एक ठोस मुद्दा नहीं था, इसलिए लोकल मुद्दे हावी हुए। आप राम मंदिर को मुद्दा नहीं मानते? देखिए, राम मंदिर को लेकर हर जगह, आप पूरा साउथ, पूरा नॉर्थ, राम मंदिर को लेकर लोगों के मन में आस्था भी है, मोदी सरकार के प्रति थैंकफुलनेस भी है, वो खुशी भी है। लेकिन कहीं ना कहीं जब वोट करने जा रहे हैं तो दिमाग में वो एक हावी मुद्दा नहीं है। ये जमीन पर जरूर नजर आया। लोग खुश हैं, लोगों ने कहा कि मोदी ही कर सकते हैं, सब कुछ बात है। लेकिन अगर आज की तारीख में कोई हावी मुद्दा, जैसे राष्ट्रवाद का मुद्दा हावी था 2019 में, पुलवामा वाला, जैसे भ्रष्टाचार का मुद्दा हावी था, उस तरीके से 14 में उस तरीके से हावी नहीं है। कुछ ऐड करूं? देखिए, राम मंदिर का मुद्दा जो है, जब भी हमारी कोई चीज अचीव हो जाती है, हमारे मन से उसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है। जैसे शादी जब तक नहीं होती, लगता शादी हो गई, 4 दिन हो गए, ठीक है शादी हो गई। लेकिन तो अब जैसे ही सुनिए मैं बताता हूं, राम मंदिर जैसे ही बन गया, लोगों के मन में सेटिस्फेक्शन आ गया, वो वोट वाले दिन रिफ्लेक्ट होगा। अब उसे लेकर चिल्लाने की जरूरत नहीं है। और जिस तरीके से बाबा विश्वनाथ के मंदिर को लेकर, कृष्ण जन्मभूमि को लेकर, और अजमेर में, भोपाल में मंदिरों को लेकर जो बात आई है, सर्वे चल रहा है, लोगों को भरोसा हो गया है कि इस देश में मंदिर के नाम पर जो भी होगा और बेहतर होता जाएगा। एक बार मनीष भाई, सारे चुनाव हमको मुस्लिम पे लाके करना। अरे ना, ये मत बोलना कि हम जीएसटी लाए, इस पर वोट दो, हमने नोटबंदी की, इस पर वोट दो, हमने भ्रष्टाचार किया, उस पर वोट दो, हमने काले कानून, ये गलत है। हर चुनाव का मुद्दा मंदिर। अच्छा, 2 सेकंड आपको पॉज देते हुए आरपीएन सिंह की प्रतिक्रिया है, वो सुन के फिर उसके बाद वापस लौट। देखिए, 2 सेकंड सर, बस 2 सेकंड। आज आपने भी मतदान किया है, क्या देख रहे हैं आप, क्या रुझान है किस वक्त? देखिए, रुझान तो बिल्कुल पहले दिन से ही साफ था, परंतु आज वोटिंग पैटर्न के बाद साफ लगता है कि गोरखपुर, अभी तक गोरखपुर मंडल की सीटों पर सुबह से चर्चा हुई है, सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। आपने मतदान किया है, क्या अपील करेंगे मतदाताओं? अब इलेक्शन का समय, इस समय अपील करना ठीक नहीं होता। मैं तो यही अपील करूंगा कि सब लोगों को एक सशक्त भारत के लिए अपना वोट और मतदान का प्रयोग करना चाहिए, और हर व्यक्ति को, वो पुरुष हो, महिला हो, नौजवान हो, सबको सामने आकर एक सशक्त भारत के लिए और प्रजातंत्र का ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट फेज है। मैं सारे पंजाबियों को अपील करती हूँ कि वो ज़रूर, देशवासियों को अपील करती हूँ, खासतौर पे पंजाब के लोगों को, कि आप वोट ज़रूर डालें, और परफॉर्मेंस के आधार पे जिन्होंने काम किया है उनके लिए आप वोट डालें। क्योंकि आजकल की राजनीति, पार्टी बदलो, दल बदलो, कॉन्स्टिट्यूंसी बदल लो, बड़े बड़े झूठे वादे कर लो, वोट ले लो और फिर अपने वादों को भूल जाओ। तो आप उनके लिए वोट करें जिनकी पास्ट परफॉर्मेंस उन्होंने डिलीवर किया है, जहाँ पे विकास हुआ है और लोग अपने प्रोमिसेस पे पूरे उतरे हैं। हर एक कैंडिडेट को और हर एक पार्टी की परफॉर्मेंस को देख के आप वोट डालिए, ताकि देश आगे बढ़ सके। 4 तारीख को सरकार बनेगी, पंजाब का कितना रोल होगा उस सरकार को बनाने में? पूरा रोल होएगा, हर एक इंडियन, हर एक देशवासी का बहुत बड़ा रोल होएगा, और पंजाब का भी बराबर का रोल होगा। सबसे महत्वपूर्ण ये बात आ रही है कि आप एनडीए के हिस्सा थे, लेकिन अब नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि भविष्य में आप एनडीए के साथ हों? देखिए, हमने एनडीए के साथ नाता तोड़ा किसान के मुद्दों पे, और श्रोमणी अकाली दल 103 साल पुरानी पार्टी है। बादल साहब ने 18 साल जेल में काटे, वो भी राज कर सकते थे, अलायंस में रह सकते थे, पंजाब के रूल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने पंजाब के हकों के लिए 18 साल कैद कटे। आज भी जहाँ पे आम आदमी और कांग्रेस, जो 2 साल पहले एक दूसरे के खिलाफ लड़के सरकारें बनाई, आज कुर्सी की खातिर इकट्ठे हो गए हैं। ठीक है, अब अपनी बात पूरी कीजिएगा मनीष। इससे पहले बात होती थी जॉब वाली चलती, प्राइवेट बेटर है या सरकारी।
हमारे बच्चे से उनके बच्चे स्कूल जाते हैं। लेकिन सर मैं ये कह रही हूँ, आपने कहा, आपने मुद्दों का जिक्र किया कि भाई याददाश्त जो है लोगों की इतनी ज्यादा ताजा नहीं रहती है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी, स्पेसिफिकली मैं आपको बात कर रही हूँ, प्रधानमंत्री मोदी जब काम करते हैं ना तो वो थ्योरी ऑफ डिमेंशिया पे काम करते हैं, यानी कि उनको ये पता है कि कौन से मुद्दे इंपॉर्टेंट हैं, और जब इलेक्शन होने वाला होता है, वोटिंग होने वाली होती है, अपने रैलियों के जरिए उन मुद्दों को वो जीवंत करते हैं। इसका तो ताकि ये कोई मतलब इसको हुआ भूले ना। एक पॉइंट में आपका ऐड करना चाहती हूँ, वो बार बार कह रहे हैं कि राम मंदिर का मुद्दा आदमी भूल गया, अंदर थैंकफुल है, इसीलिए शायद पॉलिटिकल पार्टी बार बार पाकिस्तान के मुद्दे को, मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे को उठाती हैं, जिससे उनके मन में एक बात रहे कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है और अभी पाकिस्तान से लड़ना बाकी है, पीओके लाना बाकी है, या मुस्लिम आरक्षण से निकाल, यानी ये डर मुस्लिम बैठाया जा रहा है। आरक्षण तो चुपके से दिया जा रहा है ना। मुस्लिम आरक्षण पर काम कौन कर रहा है? सिर्फ बीजेपी काम कर रही है। वो कह रही है मुसलमानों को धोखे से आरक्षण देके दलितों से और ओबीसी से आरक्षण छीना जा रहा है। हाँ, मतलब राम मंदिर का मुद्दा नहीं चल रहा, इससे दूसरे नहीं मुद्दे नहीं लाए जा रहे हैं, राम, यही बात देखिए है ना? इसका मतलब ये मानिए कि बीजेपी राम मंदिर का मुद्दा उठा ही नहीं रही। उन्होंने मंदिर बनाया, उन्होंने पिछले पूरे इलेक्शन में अगर राम मंदिर का जिक्र नहीं किया, इसका मतलब ही ये है कि बीजेपी राम मंदिर पर वोट की राजनीति नहीं कर रही है। नहीं, इसका मतलब शायद ये भी तो हो सकता है कि राम मंदिर का मुद्दा भाई, जो अभी चीज मानसिक डिलीवर पटल हो- पर नहीं है। नहीं, मैं तो यही कह रहा हूं कि उन्होंने राम मंदिर का जिक्र नहीं किया। इसका मतलब क्या है? नहीं, वो लेकिन संतुष्ट फिर है। भी अश्विनी मिश्रा जी तो कह रहे हैं ना कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है घूम फिर के। मुस्लिम आरक्षण कौन दे रहा है? आपने एक बहुत मुस्लिम सही बात आरक्षण कही। कौन दे रहा है? आपने क्यों हो रहा है मैं- मुस्लिम आरक्षण? उसका जवाब सुप्रीम देता कोर्ट हूं। मना कर चुका है, धर्म के आधार पर आरक्षण मुस्लिम नहीं होगा। आरक्षण कौन दे रहा है ओबीसी कोटे का? आप ये पहले ये बताइए। बताइए, सबसे पहले मुस्लिम आरक्षण कौन दे रहा है ये बताइए ना। अभी ओबीसी कोटे में मुस्लिम आरक्षण कौन दे रहा है ये बताइए। और कौन वादा कर रहा है? आपके कौन सवाल वादा का कर रहा है? जवाब देता मैनिफेस्टो हूं। में? कौन दे रहा है? पहले ये बताइए, मुस्लिम आरक्षण सबसे पहले किसने दिया था? अभी- एचडी देवेगौड़ा की सरकार ने, जो भारतीय जनता ठीक है, पार्टी के बिल्कुल साथ दिया, alliance में है। और वो बीजेपी अब के लिए हम गले बात की करते फांस हैं, है, मुस्लिम आरक्षण वो है बीजेपी क्या के लिए ओबीसी गले कोटे की से, फांस एससी है, कोटे से, लेकिन एसटी धर्म कोटे के से? आधार पर आरक्षण की बात तो धर्म के संविधान आधार भी पर नहीं आरक्षण करता। नहीं है, जाति ये के वो आधार लोग पर हैं आरक्षण जो है। कहते हैं कि संविधान इस्लाम में खत्म जाति है ही करना नहीं। है। इस्लाम में जाति डबल नहीं है। स्टैंडर्ड रिफ्लेक्ट डबल करते हैं। लबोलुबाब, पूर्णिमा, लबोलुबाब डबल यही हुआ। स्टैंडर्ड रिफ्लेक्ट होता है। डबल स्टैंडर्ड। देखिए, लबोलुबाब बात का यही हुआ, लबोलुबाब बात का यही हुआ। आप सुनिए, अरे कि फिर- भाई जब मुद्दे नहीं चलते, जो काम किए हैं, यानी विकास के मुद्दे या काम के मुद्दे नहीं चलते, तो हम धर्म के मुद्दे लेकर आते हैं, जिससे लोगों को इन्फ्लुएंस किया जा सके, तुष्टिकरण किया जा सके। यही मुद्दा है। इमेजिनेशन बिल्कुल सही। नहीं, उसमें कांग्रेस में पीछे नहीं है। लालू प्रसाद जी ने शुरू किया, लालू प्रसाद जी ने कहा सारा का सारा मुस्लिम आरक्षण दे दिया जाए। अरे विपक्ष के तो है ना साहब, विपक्ष के तो है ना। 3 महीने का 4 महीने का बयान अश्विनी जी, देती है। मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा पूर्णिमा विपक्ष ने उठाया है। बिल्कुल उठाया। सिर्फ सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। अश्विनी जी, इसको मनीष जी, अश्विनी जी, इसको बहुत क्लैरिटी के साथ देखिए, समझने की इसलिए जरूरत है क्योंकि फिर आपका डबल स्टैंडर्ड रिफ्लेक्ट होता है ना। जी। डबल स्टैंडर्ड ऐसे रिफ्लेक्ट होता है कि आप एक तरफ ओबीसी कोटे से मुस्लिम आरक्षण दे देते हैं, OBC नहीं हो सकते देते क्या? हैं, देश में लेकिन नागरिक संविधान हैं, क्या OBC कहता नहीं है? हो सकते। संविधान क्या कहता है? संविधान कहता है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देना चाहिए, लेकिन यही वो विपक्ष है जो कहता है कि संविधान को कौन खत्म करेगा? बीजेपी खत्म करेगी। विपक्ष आप यही ये बोल रहा है समझिए कि कि वो वो कहते जो हैं अपने संविधान संविधान खत्म को कर रहे हैं। वो जो अपने संविधान को कंटिन्यू नहीं कर पाए, वो आज संविधान चिल्लाना बंद नहीं करते। आप डबल स्टैंडर्ड की बात करते हैं ना, नहीं, आप डबल फैक्ट्स पर स्टैंडर्ड क्या बात है? नहीं करते। आप बताइए, क्या मुस्लिम ओबीसी में नहीं आ सकते? मुस्लिम SC में संविधान नहीं आ क्या सकते? कहता है ये बताइए, कॉन्ट्रडिक्शन है कि नहीं है नहीं, इसमें? आप बिल्कुल मुझे नहीं, ये मैं बताइए। बोलता हूं। कांग्रेस कभी नहीं बोलती एक है मिनट कि हम दीजिए। मुस्लिमों को आरक्षण देंगे। बोलिए, बिल्कुल बोलती है। बोलती अरे सर, आपके सहयोगी तो कह रहे हैं ना, जिनके साथ आप अगर साथ मुस्लिम हैं, उसमें आपके qualify सहयोगी तो झूठ कह बोल रहे रहे हैं। हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, इस पर झूठ बोल रहे हैं। मुस्लिम ठीक क्या है, देश के मनीष जी की नागरिक नहीं clarity है? लेते अगर हैं, मुस्लिम मनीष जी की SC OBC में आते हैं तो उनको आरक्षण आना मिलना चाहिए चाहिए। फिर आपके पास। ठीक है, मनीष जी बोलिए। देखिए, ओबीसी कौन है, दलित कौन है? जिनको सदियों से उनको सामाजिक न्याय नहीं मिला, इसलिए वो पिछड़े और दलित हैं। ठीक है, मुसलमानों में ऐसा कभी नहीं हुआ, इसलिए वो सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर गरीब तो हो सकते हैं, पिछड़े तो हो सकते हैं, लेकिन जातिगत आंकड़ा नहीं है उनके। कोई मुसलमान, इस्लाम में कोई जाति नहीं है, ये पाक कुरान में लिखा हुआ है। कोई जाति धर्म नहीं, और जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। जब भेदभाव नहीं है तो सुनो एक मिनट रुकिए। जब भेदभाव, एक मिनट सुनिए, जब भेदभाव नहीं है तो उनको आरक्षण तो मिलना चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन गरीबी के आधार पर। मनीष जी, इसमें जोड़ देती हूँ, रातों रात 2014 के चुनाव से पहले वक्फ बोर्ड को किसने क्या दिया था? बताइए। और किसने दिया? बताइए जरा मुझे, किसने दिया? 2023 किसने दिया? 123 कीमती प्रॉपर्टीज यही मैं कह रही हूँ वक्फ बोर्ड को दे दी। कि फिर आप एक चश्मे से
फिर आप एक चश्मे से देखना शुरू करते हैं और फिर उसके बाद उससे इतर देखना नहीं चाहते। इसीलिए कहते हैं जब मुद्दे नहीं हिंदुस्तान चलते में तो हम इंडियन धर्म की बात रेलवे के करते बाद सरकार के बाद सबसे बड़ा अगर कोई लैंड ओनर है इस देश में तो वक्फ बोर्ड है। मैं अपने शहर फिरोजाबाद के, उन्होंने कितनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी जैन मंदिर से लेके ये सब हमारी प्रॉपर्टी है। वहां पे एक मस्जिद के मुल्ला कह रहे थे मेरे से, आप रिलायंस का जो अनिल मुकेश अंबानी का जो घर है वो कहते हैं वो ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, वो संसद भवन को वक्फ बता दें। उन्होंने तो ऐसे कानून बनाए, कांग्रेस के राज में ऐसे कानून बन गए कि वक्फ ने सिर्फ दावा करना है और जस्टिफाई आपने करना है। मनीष जी मैं वापस लौटती हूँ। संजय जी आपसे भी मैं प्रतिक्रिया लूंगी, लेकिन उससे पहले थानेश्वर के पास चलते हैं। थानेश्वर आपके पास आते हुए, जहां पर आप मौजूद हैं, जरा उस पोलिंग बूथ की तस्वीरें पटियाला की बताइए और वहां पर मुद्दे, क्योंकि पंजाब का चुनाव अपने आप में बड़ा दिलचस्प है और पिछले कुछ दिनों से पंजाब जरा टॉकिंग पॉइंट्स में भी है अलग अलग जरियों के वजह से। थानेश्वर बिल्कुल ठीक कहा आपने। पटियाला के मैं इस समय सबसे वीआईपी कहे जाने वाले बूथ गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज के अंदर हूं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि बूथ बिल्कुल खाली पड़ा है। इक्का दुक्का वोटर्स यहां पर आ रहे हैं। सुबह 7 से 8 बजे के बीच में कुछ लाइनें लगी थी, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे सूर्यदेव की गर्मी बढ़ती गई यहां पर लाइनें खत्म होती गई। आप देख सकते हैं सामने ये बूथ है, यहां पर 4 बूथ है, चारों के चारों बूथ बिल्कुल खाली पड़े हैं। वोट परसेंटेज बिल्कुल बहुत कम चल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर किसी भी तरह के पीने के पानी का अरेंजमेंट नहीं था। कुछ ही देर पहले जैसे ही भारत 24 की ने खबर चलाई उसके बाद एसडीएम स्वयं यहां आए और उन्होंने मुआयना किया और आप देख सकते हैं कि अब ठंडे पानी का यहां अरेंजमेंट किया जा रहा है। जैसा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा था कि जगह जगह पोलिंग बूथ पर ठंडे पानी मीठे पानी की छबील लगाई जाएगी, अभी उसका अरेंजमेंट किया जा रहा है और स्कूल के वॉलंटियर्स ने आके ये पानी बना दिया, अभी इनको मिलेगा। और जहां तक इस वक्त की बड़ी खबर, पटियाला में भारत 24 की खबर का असर हुआ है। वीआईपी बूथ पर जो अव्यवस्था थी उसका जिक्र किया गया। जो वोटर्स आने वाले थे उनके लिए पानी तक की व्यवस्था नहीं की गई थी। और अभी अभी थानेश्वर इसी बात का जिक्र कर रहे थे कि भारत 24 ने ये खबर दिखाई और उसके बाद थानेश्वर ने वो तस्वीरें भी दिखाई जब वहां पर पानी की व्यवस्था की गई है। जाहिर है कि खबर दिखाने का असर होना चाहिए। खबर दिखाई गई, भारत 24 ने इस खबर को दिखाया और जो वीआईपी बूथ था वहां पर पानी की व्यवस्था कर दी गई है। थानेश्वर वापस आपके पास आते हो। देखिए, जहां तक पंजाब का सवाल है, पंजाब एक ऐसा स्टेट है क्योंकि सबकी निगाहें पंजाब पर लगी हुई, क्योंकि इंडिया गठबंधन जो है पंजाब के अंदर वो इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं और जबकि बगल में हरियाणा और चंडीगढ़ है, वहां पर दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। यहां पर इसलिए इसका असर बहुत ज्यादा हो रहा है। आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो पंजाब में विधानसभा सरकार द्वारा जो करवाए गए विकास कार्य उसके बल पर लोगों के बीच में वोट की अपील कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ आम आदमी बीजेपी के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो देश का विकास करवाया गया, जिस तरीके से विश्व की मार्केट में इंटरनेशनल लेवल पर भारत का नाम रोशन किया गया, खासतौर पर विदेशों में जैसे भारत के स्टूडेंट फंस गए थे यूक्रेन के अंदर, उनको वापस लाया गया और जिस तरह जो भी हुआ है उन सब के मुद्दे पर वोट मांग रहे हैं। पंजाब भारत के बीजेपी के जितने भी स्टार प्रचारक है, चाहे उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, जेपी नड्डा हो, अमित शाह हो या योगी आदित्यनाथ हो, इसके अतिरिक्त जितने भी है सबने पंजाब के अंदर रैलियां की हैं और लोगों से वोट की अपील की है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि यहां पर इस बार लोग कैंडिडेट को ना देखकर पार्टी विशेष को या आला नेता को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखकर वोटिंग करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन ये वीआईपी बूथ है, परसेंटेज बहुत कम है, एलीट क्लास यहां पे वोट देने के लिए बाहर नहीं आ रहा है। गांव में जो परसेंटेज है वो काफी अच्छा जा रहा है, लेकिन यहां पर जो शहरी क्षेत्र है उसके अंदर वोट बैंक बहुत कम आ रहा है। लोग परसेप्शन बना चुके हैं। लेकिन आप जो बता रहे हैं बड़ी बात है कि जिस पोलिंग बूथ पर आप वहां पर मौजूद है वहां पर भीड़ ही नहीं है। मतलब जाहिर है कि एक बार फिर से जनता वहां पर उदासीन नजर आ रही है। ये दिक्कत वाली बात है और व्यवस्थाएं तो करनी होंगी, उसके लिए खबर दिखाने का इंतजार प्रशासन को नहीं करना चाहिए कि खबर दिखाई जाए और उसके बाद व्यवस्था वहां पर की जाए। मैं लौटती हूं थानेश्वर आपके पास।